महात्मा गांधी ने देश के झंडे को सलाम करने से क्यों मना कर दिया था? आखिर कौन थे वो शख्स जिन्होंने भारत का झंडा बनाया और क्या नियम होते हैं जब आप झंडा फहराते हैं या अपने पास रखते हैं? और क्या आपको पता है कि गलत तरीके से झंडा फहराने पर जेल तक भी हो सकती है? आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हर वो पहलू बताएंगे जो शायद आपको पता ना होगा। तिरंगे में मौजूद 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तीनों रंगों का विशेष महत्व है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है, तो वहीं हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। जब तिरंगा डिजाइन किया गया था तब लाल और हरे रंग को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक और सफेद रंग को अन्य धर्मों के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। तिरंगे में सफेद रंग पर नीले रंग में सम्राट अशोक के धर्म चक्र चिन्ह के तौर पर बना हुआ है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया कहा जाता है, जिसमें शामिल 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को भी दर्शाती है। लेकिन अशोक चक्र की जगह झंडे में पहले चरखा हुआ करता था। बताया जाता है कि जब चरखे की जगह अशोक चक्र को झंडे में जगह दी गई थी तो महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और उन्होंने झंडे को सलाम करने से मना तक कर दिया था। हालांकि बाद में वो मान भी गए थे। झंडे का इतिहास जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तिरंगा जमीन से कभी भी नहीं छूना चाहिए। तिरंगे पर कुछ भी लिखना या फिर बनाना गैर कानूनी है। भारत के संसद भवन में एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा उसके दाहिने तरफ होना चाहिए। उस इंसान को जेल भी हो सकती है जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक के झंडे पर मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होता है और इसका अनुपात 3:2 में ही होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां ही होना आवश्यक है। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के सजावट के सामान में नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में एक ऐसा तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों के साथ जड़कर बनाया गया है। कर्नाटक का नारकुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किले में ही केवल 14 बाई 11 फीट के झंडे को फहराया जाता है। 22 दिसंबर 2002 के बाद लोगों को अपने घरों या फिर ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिली थी। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्रीय विभूति का निधन होता है व राष्ट्रीय शोक घोषित होता है तब कुछ समय के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। आपको बता दें कि उसी भवन का तिरंगा झुका रहेगा जिस भवन में उस विभूति के पार्थिव शरीर को रखा जाता है। शहीदों के शवों पर लिपटे तिरंगे में केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होती है। शवों के साथ तिरंगे को जलाया दफनाया नहीं जाता बल्कि उसे हटा लिया जाता है। आइए अब जानें कि आखिर किन संघर्षों से होते हुए तिरंगे का निर्माण हुआ और कैसे यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना। राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए विभिन्न दौरों से गुजरा। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1907 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। उस दौरान ध्वज को काले, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। दूसरे ध्वज को पेरिस और बर्लिन इत्यादि में 1907 के दौरान फहराया गया था। यह पहले ध्वज की ही तरह था, मगर इसकी सबसे ऊपर की पट्टी पर एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके बाद तीसरी बार 1917 के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने आजादी आंदोलन के दौरान झंडे को फहराया, जिसमें 5 लाल पट्टियां और 4 हरी पट्टियां एक के बाद एक थी। सप्तऋषि के 7 सितारे थे। बाईं और ठीक कोने में यूनियन जैक और दूसरे कोने में सफेद अर्ध चांद और सितारा था, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करता था। इसके बाद 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान ध्वज फहराया गया और महात्मा गांधी ने इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। शायद उस दिन के बाद तिरंगे की नींव पड़ना शुरू हुई। उस दौरान आंध्र प्रदेश के युवक, जिनका नाम पिंगली वेंकैया था, उन्होंने गांधी को एक झंडा सौंपा जिसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जो कि 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस पर गांधी ने सलाह देते हुए कहा कि एक और रंग ऐसा होना चाहिए जो सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करे और बीच में चरखे को जगह दी जाए जो राष्ट्र की प्रगति का संकेत देता रहे। आखिरकार वो समय आ ही गया जब 1931 की एक तारीख इतिहास की गवाह बन गई और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय ध्वज में 3 रंग थे और बीच में चरखा राष्ट्र प्रगति को दर्शा रहा था।
और उसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। याद रहे कि 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा था जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रख सके। उनकी इस पहल को एसबी बोमन जी और उमर सोनामी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। 1916 से लेकर 1921 तक पिंगली वेंकैया ने कई बार झंडे का डिजाइन किया और अंततः इसे स्वीकारा। 1947 में अंग्रेजों को जब भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था तो देश की आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया था कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया। हमें गर्व है अपने देश पर और अपने राष्ट्रीय ध्वज पर। आप जब भी यह रिपोर्ट देख रहे होंगे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनोज ठाकुर और इस खास रिपोर्ट पर हमारा साथ दिया विजय कश्यप ने।